आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात आज से काफी साल पुरानी है। उस जमाने के गांव में सुविधाओं की कमी हुआ करती थी। ना तो मोबाइल फोन्स हुआ करते थे और ना ही टेलीविजन। यहाँ तक कि कुछ कुछ घरों में तो शौचालय तक भी नहीं हुआ करता था। कुल मिलाकर वो जमाना आज के दौर से बिल्कुल अलग था। गर्मियों के मौसम में उस जमाने में भी पाठशाला में छुट्टी हुआ करती थी। तो छुट्टी मिलते ही मैंने और मेरे छोटे भाई ने तय किया, क्यों ना मामा जी के घर से घूम कर आया जाए। तब मेरी उम्र यहीं कोई 17 साल की रही होगी और मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा यानी 15 साल का था। घर पर हमने इस बात का जिक्र किया तो पहले तो सबने मना कर दिया, क्योंकि हम दोनों इससे पहले कभी भी अकेले मामा जी के घर नहीं गए थे। मगर काफी समझाने बुझाने के बाद सारे तैयार हो गए। हमारे यहाँ से मामा जी के घर जाने का बस एक ही साधन था, रोडवेज बस, जो कि यहाँ शाम के 4 बजे थी और शाम के 7 बजे तक वो हमें प्रहलादपुर उतार देगी, जहाँ से 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम मामा जी के घर पहुँचेंगे। सफर लंबा जरूर था, पर जब तय कर लिया है तो जाकर ही रहेंगे। यही सोचकर हम फटाफट तैयारी करने लगे और ठीक दोपहर के 3 बजे हम दोनों भाई बस में सवार हो गए। थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, पर एक बार जब तक ये काम कर नहीं लूंगा डर टूटेगा नहीं, यही सोचकर मैं बस में बैठा रहा। बस का सफर तो आराम से निकल जाएगा, मुझे फिक्र थी तो बस उस 4 किलोमीटर लंबे रास्ते की, जिसे रात के अंधेरे में मुझे पैदल ही तय करना पड़ेगा। खैर, ठीक 3 घंटा लंबा सफर तय करने के बाद हमारी बस प्रहलादपुर पहुंची। हम दोनों भाई बस से नीचे उतरे और हमें उतार कर बस वहां से आगे निकल गई। अजीब बात तो ये थी कि हमारे अलावा वहां पर और कोई भी नहीं उतरा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था और अंधेरा तो इस कदर कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो, क्योंकि उस जमाने में गांव देहातों तक बिजली भी नहीं पहुंची थी। खैर, एक बैटरी टॉर्च मैं अपने साथ लेकर आया था, तो टॉर्च जलाकर हम लोग मामा जी के घर की तरफ चल पड़े। वो रास्ता जिस पर हम दोनों भाई अभी चल रहे थे, वो रास्ता कम और जंगल ज्यादा लग रहा था। मेरा छोटा भाई, जिसका नाम हीरा था, उसकी शक्ल देखकर ही मुझे पता चल रहा था कि वो डर रहा है। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर उस रास्ते का माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था कि अच्छे अच्छे साहसी इंसान भी डर जाएं। इसलिए ना तो मैं कुछ बोल रहा था और ना ही हीरा। हम दोनों चुपचाप बस चले जा रहे थे। चलते चलते अब हम लोग रास्ता छोड़कर जंगल में आ चुके थे। अभी हम दोनों ने जंगल में कदम रखा ही था कि तभी हीरा ने कहा, भैया काफी तेज प्यास लगी है। गला तो मेरा भी सूख रहा था, मगर जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। जिस पर मैंने कहा, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, थोड़ी देर रुक जा, घर पहुंचते ही पी लेना। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी अचानक हमें सामने की तरफ एक बड़ा सा कुआं नजर आने लगा, जिसके ऊपर एक बाल्टी रखी हुई थी। खुशी के मारे मेरा और हीरा का चेहरा वापस से खिल उठा। हम दोनों भागकर उस कुएं के पास गए। मैंने तुरंत बाल्टी को कुएं में डाला और पानी भरकर जब बाल्टी को ऊपर खींचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाल्टी पानी से नहीं बल्कि खून से भरा हुआ था। मैंने तुरंत बाल्टी को कुएं में गिरा दिया और भाई का हाथ पकड़कर जैसे ही भागने के लिए पीछे पलटा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि ठीक हमारे पीछे एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसकी शक्ल इतनी ज्यादा खौफनाक थी
कि मेरा भाई जोर जोर से चीखने लगा। हीरा के चीखते ही उस औरत ने एकदम से हीरा का गला पकड़ लिया और उसे कुएं में गिराने की कोशिश करने लगी। मैं समझ गया कि कुछ करना पड़ेगा और तभी मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा करते ही वो औरत हीरा को छोड़कर उसी कुएं में कूद गई। मगर अजीब बात तो ये थी कि उसके कुएं में कूदने पर कोई आवाज नहीं आई। जिसके बाद हम लोग भागकर सीधे मामा जी के घर पहुंचे और सारी बात बता दी। तो मामा जी ने बताया कि वो कुआं शापित है, उस कुएं में कई लोग डूबकर मरे हैं, तब से वो कुआं भूतहा हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं बेरोजगार हुआ करता था। पिताजी का देहांत हो जाने के बाद उनका लिया हुआ सारा कर्जा मेरे सर पर आ गया और क्योंकि मैं घर का इकलौता बेटा था तो सारी जिम्मेदारी भी। हालांकि मैं गांव में छोटे मोटे काम कर रहा था मगर उन कामों का कोई ठीक ठिकाना नहीं था। आज चालू तो कल बंद। ऐसे में मुझे तलाश थी एक मजबूत टिकाऊ नौकरी की। ऐसे ही एक शाम मैं घर पर बैठा लाइफ के बारे में सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने मेरा दोस्त किशोर था। किशोर जो कि पहले गांव में रहा करता था पर शहर में बढ़िया नौकरी मिल जाने की वजह से वो अब शहर में सेटल हो गया है। खैर, किशोर मुझसे मिलने आया था। हमारे बीच बातचीत शुरू हुई जिस दौरान मैंने उसे अपनी पूरी परेशानी बताई। तो मेरी बात सुन किशोर बोला, एक काम कर, तू कल मेरे साथ शहर चल, वहां कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। किशोर की बात सुन मैं काफी खुश हुआ। अगली सुबह हम लोग शहर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। चूंकि शहर हमारे गांव से थोड़ा दूर था तो पहुंचते पहुंचते शाम होना तय है। बहरहाल ठीक शाम के 7 बजे हम लोग ट्रेन से उतरे और किशोर के क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते में किशोर ने मुझसे कहा, देख, एक काम तो है पर थोड़ी परेशानी है, कर पाएगा? इस पर मैंने कहा, कैसी परेशानी? तब किशोर ने बताना शुरू किया, दरअसल एक घर है, तुझे हर रात वहां पहरेदारी करनी है, पर लोग कहते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है, वो घर भूतिया है, इसलिए वहां कोई पहरेदार नहीं रहे। पर अगर तू ये काम कर पाएगा तो तुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था तो मैं तुरंत ही राजी हो गया। अगले दिन किशोर मुझे अपने मालिक के पास ले गया। किशोर के मालिक ने मुझसे बिना कोई सवाल जवाब किए मुझे काम पर रख लिया। ये इतना आसान होगा मैंने सोचा नहीं था, पर साथ ही साथ किशोर के मालिक ने मुझे एक चेतावनी भी दी, देखो, कुछ भी हो जाए पर तुम उस घर के अंदर मत जाना। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी होगी। आज रात से ही काम पर लग जाओ। काम मिलने से मैं काफी खुश था, पर कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। पर जब तय किया है तो ये काम करूंगा। रात 10 बजे से थोड़ा पहले ही मैं उस घर के पास पहुंच गया। ठंड का मौसम था और चारों तरफ कोहरा पसरा हुआ था। उस घर के बाहर एक छोटा सा बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं उसी बेंच के ऊपर बैठ गया। हवाएं काफी तेजी से चल रही थी। ऊपर से चारों तरफ खुला होने की वजह से ठंड थोड़ी ज्यादा ही लग रही थी। हालांकि मेरे पास एक चादर था, पर वो उस जमा देने वाली ठंड के लिए काफी नहीं था। खैर, मैं बेंच पर बैठा रहा। मैंने यूं ही बैठे बैठे एक नजर घुमाकर टॉर्च की रोशनी में
उस घर को देखा। वो घर काफी बड़ा और काफी पुराना मालूम पड़ रहा था। मुझे किशोर की एक और बात खटक रही थी कि यहाँ तो भूत प्रेत जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, फिर लोग यहाँ आने से क्यों डरते हैं। वहां उस घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था, अगर कुछ था तो सिर्फ घना जंगल। भूत से तो नहीं, पर मुझे उस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा लग रहा था। यूं ही उस बेंच पर बैठे बैठे 10 से 11 और 11 से 12 बज गए। मुझे काफी नींद आने लगी। कुछ देर तक तो मैं जगे रहने की कोशिश करता रहा, मगर फिर नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया, मुझे कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई आवाज लगाकर किसी को बुला रहा हो। मैं अपनी जगह पर से उठकर बैठ गया और उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाज घर के भीतर से आ रही थी। मैं थोड़ा अकबका गया कि भला घर के भीतर से आवाज कैसे आ सकती है, जबकि घर में तो कोई रहता ही नहीं है। एक बार को मैंने सोचा कि अंदर जाकर देखता हूं, मगर फिर मालिक की कही गई बात याद आ गई। उन्होंने अंदर जाने से सख्त मना किया था। कहीं ना कहीं मुझे अब डर भी लगने लगा था, पर फिर मैंने सोचा हो सकता है अंदर कोई चोर हो। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे के पास जाकर जैसे ही हाथ मारना चाहा कि वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। मुझे लगा शायद हवा से खुल गया होगा और मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर दाखिल होते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। शायद ठंड काफी बढ़ गई है, यही सोचकर मैं आगे की तरफ जाने लगा। वो घर बाहर से जितना बड़ा लग रहा था, अंदर से और भी ज्यादा बड़ा था। खैर, मैं आगे बढ़ता गया। वो आवाज घर के अंदर से ही कहीं से आ रही थी। अभी मैं उस घर के हॉल रूम में पहुंचकर उस आवाज को सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक खुले हुए कमरे के दरवाजे पर गई, जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। मैं चलते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचा और जब अंदर झांका तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उस कमरे में एक आदमी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था और उसके सामने की तरफ, यानी मेरे नजरिए से उसके पीछे एक टेबल पर एक आदमी लेटा हुआ था। मुझे वो आदमी भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा जरूर ये कोई चोर है, जिस वजह से मैंने उसे हड़काते हुए कहा, "ए, कौन है वहां पर?" मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देख मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। उस आदमी का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और उसके हाथों में इंसानी मांस था। इतने में ही मैंने जब उसके पीछे लेटे हुए उस आदमी की ओर देखा तो मेरे हाथ पैर जोर जोर से कपकपाने लगे, क्योंकि उस आदमी का पूरा शरीर फड़ा हुआ था और शायद उसी का मांस उस आदमी के हाथों में था। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे गिर गया। धीरे धीरे वो आदमी अब मेरी ओर बढ़ने लगा था। खून से सने उसके लाल चेहरे के बीच सफेद चमकती उसकी आंखें मुझे लगातार घूरे जा रही थी। जैसे तैसे मैं उठकर खड़ा हुआ और दौड़ते हुए घर से बाहर की ओर भागने लगा। शायद वो पिशाच भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं। मैं बिना कुछ सोचे समझे बस भागे जा रहा था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी किसी चीज से पैर टकराने की वजह से मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर खड़ा हो सकूं। मैं वहीं पड़े पड़े पीछे पलटा
तो वो पिशाच ठीक मेरे पीछे ही खड़ा था। धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाकर मेरी ओर आने लगा। मैं समझ चुका था कि आज ये मेरी आखिरी रात होने वाली है और मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पिशाच एकदम से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। कुछ पलों के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन जब होश आया तो मैं सीधे भागकर उस घर से बाहर निकल आया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र किशोर से किया तो उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक मर्डर हुआ था। कहते हैं कि तब से जो भी उस घर के अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। साथ ही किशोर ने ये भी कहा कि मेरे गले में बजरंगबली का लॉकेट है, इसलिए उस पिशाच ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उस रात मेरी जान तो बच गई, मगर मैंने वो काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज पिछले 10 दिनों से मैं शहर की इस दवा की दुकान में काम कर रहा हूं, मगर इन 10 दिनों में मुझे घर के लिए निकलने में इतनी देर कभी नहीं हुई। आज देर इसलिए हो गई क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। दुकान में मैं अकेला ही स्टाफ बचा था, क्योंकि बदकिस्मती से आज के दिन ही मैं छाता लाना भूल गया। मैं अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर बारिश किसी भी हाल में रुकने को तैयार ही नहीं थी। बारिश का कहना साफ था कि आज मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली। रात हर पल गहराती जा रही थी। दीवार घड़ी बता रही थी रात के 11:15 बज चुके हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा आज एक दिन अगर थोड़ा भीग भी गया तो कौन सा पिघल जाऊंगा, जिस वजह से मैं दुकान बंद करने लगा। दुकान बंद करके मैं जब शेड के नीचे खड़ा हुआ तो एक बार चारों तरफ का जायजा लेने लगा कि अगर कोई ऑटो रिक्शा यहीं से मिल गई तो ऑटो स्टैंड तक भीग कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर उस रात मेरी किस्मत शायद कुछ ज्यादा ही खराब थी। रास्ते पर ना तो कोई ऑटो रिक्शा नजर आ रही थी और ना ही कोई दूसरी गाड़ी जिससे लिफ्ट लेकर मैं ऑटो स्टैंड तक चला जाऊं। खैर, अब भीगने के अलावा कोई और चारा नहीं था, जिस वजह से मैं भीगते हुए ऑटो स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि मौसम गर्मी का था, मगर फिर भी बर्फ की तरह बारिश की बूंदें बदन में चुभसी रही थी। कुछ भी सामने की तरफ साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। आखिर बारिश थी ही इतनी तेज कि सामने नजर उठाकर देख पाना मुमकिन ही नहीं था। मगर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि रास्ते पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। कुछ देर चलने के बाद मैं ऑटो स्टैंड पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही ऑटो रिक्शा खड़ी थी। मैं भागकर उस रिक्शा के पास गया और रिक्शा की सीट पर बैठते हुए बोला, मेहंदीपुर चलो भाई। इस पर रिक्शा वाला बोला, मेहंदीपुर? वो तो काफी दूर है साहब, डबल भाड़ा लगेगा। दोगुना भाड़े की बात सुनकर एक पल के लिए तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था, पर फिर मुझे याद आया कि इस रिक्शा के अलावा यहां और कोई रिक्शा नहीं है। अगर मैंने इसे ना बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा मैंने उस रिक्शा वाले को मन मारते हुए हाँ बोल दिया। मेरे से हाँ में जवाब सुनते ही उसने रिक्शा को चालू किया और हमारी रिक्शा चल पड़ी मेहंदीपुर की ओर। रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना तो कोई गाड़ी थी
और ना ही कोई आदमी, जो कि इस बारिश में लाजमी ही था। मेरी तरह कौन बदकिस्मत होगा जो इस मौसम में बाहर निकलेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक 11:15 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 12:30 बजे का। और अभी भी मेहंदीपुर काफी दूर था। लग नहीं रहा था कि रात 2 बजे से पहले मैं घर पहुंच भी पाऊंगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ऑटो का बैलेंस बिगड़ने लगा और ऑटो रास्ते पर कांपने लगी। ऑटो वाले ने किसी तरह से ऑटो को रास्ते के एक किनारे पर लगाया। चूंकि उसने पहले से ही रेनकोट डाला हुआ था, इसलिए वो तुरंत ऑटो से नीचे उतरा और पीछे की तरफ चला गया। मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा, मगर मैं भगवान से यही मना रहा था कि मैं जो सोच रहा हूं वो गलत साबित हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उस रात मेरी किस्मत मर चुकी थी, तो ये तो होना ही था। ऑटो वाला चलते हुए मेरी तरफ आया और बोला, साहब रिक्शा पंचर हो गई है, थोड़ा समय लगेगा और आपको नीचे उतरना पड़ेगा। मैं और भी ज्यादा परेशानी में पड़ गया कि अब मैं इस बारिश में रिक्शा से उतरकर कहां जाऊंगा। लेकिन तभी मेरी नजर ठीक रिक्शा के बाहर सड़क से थोड़ी दूरी पर बने एक बड़े से घर पर गई। मैंने सोचा जब तक रिक्शा ठीक नहीं हो जाती तब तक उसी घर के बाहर खड़ा रहता हूं, बारिश के पानी से बच भी जाऊंगा। यही सोचकर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, अच्छा ठीक है, मैं उस सामने वाले घर में जाता हूँ, हो जाए तो मुझे आवाज लगा देना। मेरे इतना कहते ही रिक्शा वाले ने कहा, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका, आप नहीं जानते हैं वो घर भूतिया है। ऑटो वाले की बात पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, इसलिए तो जा रहा हूं, भूत से मिल भी लूंगा। इतना कहकर मैं ऑटो से उतरकर दौड़ता हुआ सीधे उस घर के दरवाजे पर जाकर रुका। दरवाजे के ऊपर एक शेड थी जिसके नीचे मैं पानी से बच रहा था। वो घर काफी बड़ा था और काफी पुराना भी लग रहा था, मानो इस घर में कई सालों से कोई रहता ही ना हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले ही जाले फैले हुए थे। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे, इसलिए मैं उस घर के दरवाजे पर लदने गया। जैसे ही मैं उस घर के दरवाजे पर लदा कि वो सड़ा हुआ दरवाजा एकदम से टूटकर जमीन पर धराशायी हो गया और दरवाजे के साथ ही साथ मैं भी। मुझे बहुत जोर की चोट लगी, मगर किसी तरह से मैंने खुद को संभालते हुए उठा लिया। अब तक मैं उस घर के भीतर खड़ा था। घर के अंदर चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा मैंने अपने फोन की लाइट जलाई और घर को चारों तरफ से देखने लगा। घर के अंदर धूल की एक मोटी परत चादर की तरह बिछी हुई थी। खैर, मैं उस घर को देखने के इरादे से थोड़ा और अंदर जाने लगा। अभी मैं उस घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी मेरे कानों में पीछे की तरफ से एक आवाज आई, कौन हो तुम? मुझे बांधना मत। उस आवाज को सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक बूढ़ा सा आदमी ठीक मेरे पीछे ही खड़ा है। मगर ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो फिर ये बूढ़ा आदमी आया कहाँ से? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर मैंने कहा, जी वो बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। इस पर वो बुजुर्ग आदमी बोला, पर तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अभी मैं उसके ऐसा बोलने का कारण पूछने ही वाला था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया, जिसके साथ ही साथ उसकी आंखें
कोयले की तरह लाल चमकने लगी। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में घर के बाहर से ऑटो वाले की आवाज आई, साहब हो गया, आ जाओ। ऑटो वाले ने जैसे ही आवाज लगाया कि वो आदमी अचानक से हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैं भागकर ऑटो वाले के पास आया और उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस ऑटो वाले ने बताया, दरअसल बहुत पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग आदमी थोड़ा पागल था, इसलिए उसे इस घर में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कभी उसे खाना दिया जाता था तो कभी नहीं। ऐसे में दिन पर दिन उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और एक दिन वही हुआ जो होना ही था। उस आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद से उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जिसके चलते लोगों को ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि आज भी उसी की आत्मा इस घर में भटकती रहती है। ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर हम लोग वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।